बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपके फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और मैंने आपसे बोला था कि आज हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। तो एग्जांपल 2.2 और एग्जांपल 2.3 आज के लेक्चर में होगी। इसके अलावा हम पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आज के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं एग्जांपल 2.2 की। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। तो दो फोर्सेस हैं, एक को मैं F1 कह देता हूं, उसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। एक को मैं F2 कह देता हूं जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। एक्ट ऑन अ बॉडी इन डायरेक्शंस मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये जो एंगल बना रहा है उसको θ1 कह देता हूं 30 डिग्री, और ये जो एंगल बना रहा है उसको θ2 कह देता हूं 60 डिग्री। अब वो कहता है ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रहे हैं, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट क्या होगा? अब जरा देखिए, कल मैंने आपको 5 स्टेप बताए थे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के। 5 स्टेप। पहले स्टेप में हम एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर हम मैग्नीट्यूड्स और एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले हम स्टेप 1 में एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो जरा देखिए, एक्स कंपोनेंट, दो फोर्सेस हैं तो दोनों के एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं। 1 का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, वो F1x होगा, और एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है? F1 cos थीटा। अब F1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 10, और एंगल वो कितना बना रहा है? 30। cos 30 होता है 0.86, और ये हमारे पास आ जाएगा 86.6 न्यूटन। तो ये आ गया, तो यहां अलग लिख देता हूं, 86.6 न्यूटन आ गया। इसी तरह दूसरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करता हूं। F2 का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? F2 cos थीटा। अब F2 20 है, cos जो एंगल वो बना रहा है वो 60 है। cos 60 कितना होता है? 0.5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी कि F2 का एक्स कंपोनेंट है 10 न्यूटन। स्टेप 2 में हम y कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सेम टेक्निक से, बस उनका फॉर्मूला डिफरेंट है। तो स्टेप 2 है y कंपोनेंट्स। देखिए जी, पहले फॉर्मूला F1 का y कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं, वो होगा F1y, तो वो किसके बराबर है? F1 sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट बेटा थीटा आ जाता है। अब F1 कितना है? 10, sin थीटा sin 30 आ जाएगा। sin 30 होता है 0.5, यह आ जाएगा 5 न्यूटन। इसी तरह F2 का भी y कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है, और F2 का y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे F2 sin थीटा। F2 कितना है जी? 20, sin थीटा 60 है उसका। sin 60 कितना आ जाएगा? sin 60 आ जाएगा जी 0.86, ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.86, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.32 न्यूटन्स। तो y कंपोनेंट्स भी आ गए और x कंपोनेंट्स भी आ गए। अब हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। जरा देखिए जी, स्टेप 3 में रिजल्टेंट का x कंपोनेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट को मैं f कह देता हूं, तो जी fx। अब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि रिजल्टेंट का x कंपोनेंट कैसे निकालना है।
सबके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। अब यहाँ तो दो ही हैं, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को हम ऐड कर देते हैं। तो पहली फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट ऐड कर दें और दूसरी फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट ऐड कर दें। पहली फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है? 86.6 न्यूटन है, तो ये आ जाएगा जी। दूसरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट है 10 न्यूटन, ये हमारे पास दूसरी फोर्स का एक्स कंपोनेंट है 10 न्यूटन, ये भी ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ये 86, ये 8.66 होगा, ठीक है। तो ये 8.66 न्यूटन हो जाएगा। यहां पर भी इसको करेक्ट कर लें, तो अब जब इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 18.6 न्यूटन। इसी तरह स्टेप 4 में हम रिजल्टेंट का y कंपोनेंट निकालते हैं। और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? सबके y कंपोनेंट्स का सम करेंगे। तो पहली फोर्स का भी y कंपोनेंट और दूसरी फोर्स का भी y कंपोनेंट। पहली फोर्स का y कंपोनेंट कितना है? ये देखिए जी 5 और दूसरी फोर्स का 17.3 न्यूटन। तो हम दोनों को ऐड करते हैं, तो 5 प्लस 17.32 न्यूटन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.32 न्यूटन। लो भाई रिजल्टेंट का y भी आ गया, रिजल्टेंट का x भी आ गया। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। स्टेप 5 में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्या फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड निकालने का? अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। अब fx 18.6 और उसका स्क्वायर प्लस fy 22.32 और उसका स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा। टोटल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा जी ऑलमोस्ट 29 न्यूटन। अब लास्ट स्टेप में हमें एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है कि फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। अब y कंपोनेंट कितना है जी? 22.32 न्यूटन डिवाइड बाय x कंपोनेंट कितना है? 18.6। तो ये हमारे पास थीटा आ जाएगा ऑलमोस्ट 50 डिग्रीज। तो देखिए अगर हम वो स्टेप्स याद कर लें जो हम लोगों ने कल पढ़े थे, तो हम बहुत आसानी से मैग्नीट्यूड और एंगल किसी भी वेक्टर का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 2.3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स 2.3 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आता है और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में। तो जरा देखिएगा एग्जांपल 2.3, find the angle between two forces of equal magnitude when the magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces। आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं। कहता है दो फोर्सेस हैं और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है और हम उनको ऐड कर रहे हैं और जो रिजल्टेंट है वो भी मैग्नीट्यूड में उन्हीं दो फोर्सेस जितना है। तो बताएं एंगल क्या होगा? अगर आप इमेजिन करो ये सिनेरियो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक फोर्स है, एक दूसरी फोर्स है। अब मैं चाहता हूं रिजल्टेंट भी उन्हीं जितना आए, तो ये होगा रिजल्टेंट। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है, फिर जाकर हमारे पास आंसर आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एंगल पर दो वेक्टर्स को जोड़े, तो आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे सर 60 डिग्री पर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर हर एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है। लेकिन बेटा ये वेक्टर्स हैं, इसमें एंगल कहीं पर नहीं लिया जा सकता जहां आपका दिल करे, बल्कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेना हो, दो वेक्टर्स के दरमियान, तो फिर दोनों वेक्टर की टेल्स के दरमियान एंगल लिया जाता है। और अगर हम देखें ये जो एंगल है, ये एंगल दोनों वेक्टर की टेल के दरमियान नहीं बन रहा, एक के हेड है एक के टेल,
तो इसका एक तरीका है कि आप इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे ले जाओ, थोड़ी देर के लिए आगे सपोज करो। अब आगे ले गए जी, जब इस वेक्टर को हम आगे ले गए तो अब अगर आप देखो ये एंगल आपका आंसर होगा। आपको देखते ही पता चल गया ये तो 120 डिग्री है, क्योंकि टोटल 180 होता है, इतना 60 है तो फिर इतना 120 होगा। लेकिन अभी आप सपोज करो कि आपको नहीं मालूम और यही एंगल आप लोगों ने फाइंड आउट करना। आप देख रहे हैं कि F1 जो है वो एक्स एक्सिस में है, तो F1 एक्स एक्सिस में तो उसका एंगल 0 है, लेकिन F2 जो है वो एक्स एक्सिस से ये थीटा एंगल बना रहे। तो अब जरा देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले आप ये एंगल वगैरह सपोज कर लें। अब हमें मालूम है रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, सारों का एक्स कंपोनेंट ऐड करते हैं, दो ही फोर्सेस हैं, इसका भी एक्स कंपोनेंट और दूसरी फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट। अब एक्स कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला है, F1 का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos थीटा। F1 का जो एंगल बन रहा है, और F1 तो हॉरिजॉन्टल है, उसका एंगल 0 बन रहा है। इस तरह इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, F2 cos थीटा, और उसका एंगल ये बन रहा है, उसको हमने थीटा ही बोला है तो इसको थीटा रहने दें। cos 0 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा Rx F1 cos 0 1 हो जाएगा, और साथ आ जाएगा F2 cos थीटा। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू नहीं मालूम। अच्छा, आप इस रिजल्टेंट को Rx भी कह सकते हैं, आप इस रिजल्टेंट को Fx भी कह सकते हैं, बहरहाल अभी हम इसको Rx कहते हैं। इसी तरह रिजल्टेंट का y कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट निकालने का तरीका है आप सबके y कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। अब हमारे पास R रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, एक फोर्स का x कंपोनेंट तो हम लोगों ने पहले देख लिया। अब y कंपोनेंट्स निकालने हैं, और y कंपोनेंट का फॉर्मूला है F1 sin थीटा, लेकिन इसका फर्स्ट वेक्टर का एंगल क्या बन रहा है, 0, तो sin थीटा की जगह हम sin 0 लिख देंगे। इसी तरह F2 उसका भी sin थीटा, लेकिन उसका एंगल वाकई में थीटा ही बन रहा है, तो हम उसको थीटा लिखेंगे, हमें वैल्यू नहीं पता, यही थीटा हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो आर वाई इक्वल टू साइन 0 0 होता है, ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, F2 साइन थीटा। अब रिजल्टेंट का y कंपोनेंट और रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, क्या तरीका बताया था, अंडर रूट डालें और x कंपोनेंट का भी स्क्वायर लें और y कंपोनेंट का भी स्क्वायर लें और इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब मैं Rx ये वैल्यू पुट करता हूं, F1 प्लस F2 cos थीटा और उसका स्क्वायर, और आर वाई कितना है, F2 साइन थीटा और इसका स्क्वायर, और साथ आ जाएगा अंडर। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलते हैं और ये ब्रैकेट आ जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab। इसी तरह ये टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगी, F2 साइन थीटा और उसका स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा देखिएगा, मैं दो टर्म्स को एक साथ लिखूंगा, लेकिन उससे पहले जरा तवज्जो कीजिएगा, हमने पहले ही सपोज किया कि जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही इसका, उतना ही रिजल्टेंट बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उतना ही दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को तो हमने f बोला है। जब मैग्नीट्यूड सबके सेम है तो मैं डिफरेंट नाम क्यों दूं, उसको F1 उसको F2 और इसको R क्यों बोलूं, मैं सबको f ही कह देता हूं। अब जरा फार्मूला देखिएगा क्या होगा, यहां से हर एक की जगह R की जगह भी f आ जाएगा, अंडर रूट F1 की जगह भी f, F2 की जगह भी f स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह f1 की जगह भी f आएगा, f2 की जगह भी f आएगा, मल्टीप्लाई होकर f स्क्वायर हो जाएगा, ये 2f स्क्वायर cos थीटा और फिर f स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर आप देखिए यहां ये जो दो टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स को इनमें से f स्क्वायर कॉमन लेकर मैं इकट्ठा लिखता हूं, तो ये बनेगा f इज इक्वल टू f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, ये भी मैंने लिख दी। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा लिखूंगा, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, f स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर भी, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक का अंदर रह जाएगा sin स्क्वायर थीटा और एक का रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये बनेगा f इज इक्वल टू अंडर रूट f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा, और ये 1 हो जाएगा तो ये भी क्या रह जाएगा, f स्क्वायर रह जाएगा। अब हमारे पास f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो गए, और ऑलरेडी हमारे पास 2f स्क्वायर cos थीटा है। अब अंडर रूट को खत्म करने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूं, तो जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा ये f स्क्वायर हो जाएगा, यहां स्क्वायर लूंगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा हमारे पास ये 2f स्क्वायर उधर जाकर माइनस हो जाएगा, f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा 2f स्क्वायर cos थीटा। f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर कितना हुआ, माइनस f स्क्वायर cos थीटा, f स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 उधर जाकर डिवाइड हुआ तो माइनस 1/2 cos थीटा, और थीटा किसके बराबर आया, cos उधर जाकर इनवर्स हो जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आएगा 120 डिग्री। इसका मतलब वो बात जो हमने पहले प्रेडिक्ट की थी वो वाकई में सही थी कि किस एंगल पर दो वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं जितना आता है, सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हो तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं जितना आता है 120 डिग्री पर। तो ये थी एग्जांपल 2.3, और ये सिर्फ एमसीक्यू में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन वेक्टर का काम है क्या बताना, पोजीशन बताना, लेकिन कहां से, याद रखिएगा अ पोजीशन वेक्टर describes the location of a point, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है with respect to origin, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है लेकिन कहां से, origin से। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस है और यहां एक पॉइंट P है, मैं इस पॉइंट की लोकेशन अगर ओरिजिन से बताऊं तो वो वेक्टर जो इसकी लोकेशन ओरिजिन से बताएगा उसे हम उसका पोजीशन वेक्टर कहेंगे। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये उस पॉइंट की पोजीशन बता रहे लेकिन कहां से, ओरिजिन से। दूसरी बात देखिए, अगर हम पोजीशन वेक्टर को देखें तो पोजीशन वेक्टर की टेल कंसाइड करती है कहां पर, ओरिजिन पर, ठीक है। तो टेल ऑफ पोजीशन वेक्टर कंसाइड्स मिल रही होती है ओरिजिन, और हेड कहां होता है, उस पॉइंट पर होता है जिसकी लोकेशन आपने बतानी है। हेड कोइंसाइड्स विद दैट पॉइंट, तो हेड उस पॉइंट पर लगा होता है जिसकी पोजीशन आपने बतानी है। आपको पता है ये 2D प्लेन है क्योंकि कितने एक्सिस है हमारे पास, 2 x और y। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं तो यहां पर इसके जस्ट
दो कंपोनेंट आएंगे। एक्स एक्सिस पर जितना इसका पोर्शन आ रहा होगा उसे मैं ए कह देता हूं और वाई एक्सिस पर जितना उसका पोर्शन आ रहा होगा उसे हम बी कह देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये इसके कंपोनेंट्स हैं और मैं कंपोनेंट्स को ऐड करूं तो वेक्टर बनना चाहिए क्योंकि यही निशानी पड़ी। तो मैं कह सकता हूं कि ये वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का सम है, लेकिन मैं खाली a प्लस बी नहीं लिखूंगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मुझे वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो a एक्स एक्सिस में है मुझे साथ i हैट और b y एक्सिस में है मुझे साथ j हैट लिखना पड़ेगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको पता है ना, जो i के साथ है उसका स्क्वायर प्लस जो j हैट के साथ है उसका स्क्वायर और अंडर रूट, ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका। मगर यहां पर ये एक ऐसा पोजीशन वेक्टर मैंने आपके सामने बनाया जिसके सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये एक प्लेन में पोजीशन वेक्टर है। क्या पोजीशन वेक्टर 3D में भी हो सकते हैं? तो डेफिनेटली हो सकते हैं। ये देखिए जी, अगर हमारे पास तीनों एक्सिस हो, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये जो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये सामने बाहर को है। अब यहां पर अगर मैं पोजीशन वेक्टर बनाऊं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी हो मुझे, यही पॉइंट पी है, तो फिर जब मैं इसका पोजीशन वेक्टर बताऊंगा तो उसमें मुझे जितना उसका एक्स पर जितना वाई पर है और फिर मुझे जेड के कोऑर्डिनेट्स भी बताने पड़ेंगे। तो यहां पर इसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे। हम कहेंगे कि इस सूरत में हमारा पोजीशन वेक्टर होगा a i हैट प्लस b j हैट प्लस c k हैट। और फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वही तरीका, जो i के साथ है उसका स्क्वायर, जो j के साथ है उसका स्क्वायर और जो k के साथ है उसका स्क्वायर ले लें। ये है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर है इन स्पेस। तो ये पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और वो टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हमने यहां तक चैप्टर का हाफ कंप्लीट कर लिया। इसको आप लोग बहुत अच्छी तरह से नोट कर लें और याद कर लें। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।